एपिसोड 2 अलमारी से मिली चिट्ठी। लाली नरेन के हॉस्टल के बाहर यूं सदमे में खड़ी की खड़ी रह गई। कुछ देर तक तो वो गार्ड काका का मुंह ही ताकती रही। उसे बार बार लग रहा था कि अभी वो हंसते हुए कहेंगे, अरे बिटिया, मैं तो मजाक कर रहा था, नरेन यहीं तो रहता है। लेकिन ऐसा कुछ भी तो नहीं हुआ था। गार्ड काका उसे देख तो रहे थे, मगर उनकी नजरों में लाली के लिए कोई हमदर्दी नहीं थी, बल्कि एक उलझन सी थी। हाथ में नरेन की चिट्ठी लिए वहां खड़ी लाली को अब खुद पर गुस्सा आने लगा था। मुझे क्या जरूरत थी यूं बिना नरेन को कुछ कहे सुने यहां आ जाने की। उसे अगर मेरी ऐसी किसी मंशा का पता होता तो शायद वो मुझे कम से कम एक बार मिल तो लेता। फिर खुद ही अपनी बातों का जवाब देने लगी, लेकिन क्या पता, ये भी तो हो सकता है कि वो इस हॉस्टल में ना सही पर यहीं कहीं आसपास रह रहा हो। ये ख्याल आते ही लाली को एक बार फिर से एक आस सी जग गई। उसने एकदम से गार्ड काका की नजरों की परवाह किए बगैर वहां पास बने एक सीमेंट के बेंच पर अपना बैग रखा, फिर खुद भी बैठ गई। गार्ड काका ने उसे यूं बैठे देखा तो उसके पास आकर कहा, अरे तू समझती क्यों नहीं, इस नाम का कोई लड़का यहां नहीं रहता। लाली ने थकी हुई आवाज में कहा, पता नहीं काका, पर मेरा दिल कहता है कि नरेन यहीं कहीं आसपास है। अगर मेरे यहां बैठने से कोई दिक्कत नहीं हो तो मुझे यहीं बैठने दो काका, शायद कहीं से नरेन आ ही जाए। उसके जवाब पर काका ने कुछ गुस्सा करते हुए कहा, दिक्कत कैसे नहीं होगी, ये लड़कों का हॉस्टल है बावरी। अभी यहां राउंड पर वार्डन आएगा तो तुझे यहां बैठा देखकर मुझे गालियां देगा, इसलिए कह रहा हूं तू जा यहां से, वरना तेरे चक्कर में मुझे बातें सुननी पड़ेगी। कहते हुए उस बूढ़े गार्ड ने लाली को उसका बैग थमा दिया। अपना बैग थामे लाली वहां से उठकर बाहर सड़क की तरफ चलने लगी। वो वहां से गुजरते हर लड़के की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी। लाली को अब भी यकीन था कि शायद इन्हीं में से कोई नरेन हो, लेकिन हर बार उसे मायूसी ही मिल रही थी। गांव में उस रात लाली के साथ जोर जबरदस्ती के बीच अम्मा ने नंदराय को आवाज दी थी। वो मन ही मन उस वक्त को कोसते हुए वहां से निकल तो गया था, पर रात भर अम्मा की सेवा में वो लाली को ही याद कर रहा था। अम्मा की तबीयत खराब होने की वजह से नंदराय उस रात अम्मा के ही कमरे में सोया था, और जब भोर होते ही वो अपने कमरे में गया तो खाली बिस्तर देखकर चौंक सा गया। ये छोरी सुबह सुबह कहां निकल गई? उसने जैसे खुद से ही कहा और फिर झुमकी को आवाज देते हुए बोला, झुमकी, अरे ओ झुमकी, कहां मर गई? नंदराय की गुस्से भरी आवाज सुनकर झुमकी दौड़ती भागती उसके कमरे में आते हुए बोली, जी बड़े मालिक। बड़े मालिक की बच्ची, तुझे कुछ होश भी रहता है? ये बहुरानी कहां है? झुमकी की आधी जान तो नंदराय की डांट सुनकर ही सूख गई थी। उसने हकलाते हुए जवाब दिया, बहुरानी, मुझे नहीं पता, मैं तो खुद अभी जगी हूं बड़े मालिक, और बहुरानी तो उधर घूसल खाने की तरफ भी नहीं दिखी। झुमकी ने जैसे तैसे याद करते हुए बताया। तब तक नंदराय की आवाज सुनकर अम्मा भी कमरे में आ गई थी। अरे सुबह सुबह ऐसा कौन सा प्रलय आ गया जो तू इतना चिल्लाए जा रहा है? झुमकी ने धीरे से जवाब दिया, अम्मा जी, वो बहुरानी कमरे में नहीं है। अम्मा ने झुंझुलाते हुए कहा, अरे कहां जाएगी मुई, यहीं कहीं होगी। बेकार में ही पूरे घर को सिर पर उठा लिया है सुबह सुबह। लेकिन न जाने क्यों नंदराय को अम्मा की बात से तसल्ली नहीं हुई। उसने झुमकी की तरफ मुड़ते हुए कहा, देख शाकर, वो यहां नहीं है तो कहां गई? कुछ ही देर में पूरे घर में हल्ला मच गया था। लाली का कहीं कोई पता नहीं चल रहा था। नंदराय अपने कमरे में बैठा यही सोच रहा था कि आखिर लाली कहां जा सकती है। पहले ही उसे कल रात की बेचैनी अब तक परेशान कर रही थी।
और फिर अब तो लाली कहीं गायब ही हो गई थी। कहीं वो फिर से भाग तो। ये ख्याल आते ही उसका गुस्सा और बढ़ गया। वो गुस्से में तिलमिलाता हुआ बाहर आंगन में चहलकदमी कर रहा था। तभी थोड़ी देर बाद हांफते हुए एक नौकर आया और नजरें झुकाए हुए बोला, बड़े मालिक, हमने आसपास का चप्पा चप्पा छान मारा, मगर बहू रानी का कहीं कोई पता नहीं चला। यह खबर नंदराय पर जैसे पहाड़ की तरह टूट पड़ी थी। उसने एकदम से नौकर का गिरेबान पकड़ लिया और गुर्राते हुए बोला, मैं तेरी जान ले लूंगा। एक 16 साल की लड़की नहीं ढूंढी जा रही तुम लोगों से। वहीं अम्मा ने जैसे ही पूरी बात समझी, नंदराय के हाथों से उस नौकर का गिरेबान छुड़ाते हुए बोली, तू जा यहां से। फिर नौकर के जाने के बाद नंदराय की तरह गुस्से से बोली, अपनी कमी का ठीकरा दूसरों के सिर न मढ़ते नंद। तू उसका गिरेबान क्यों पकड़ रहा है? खुद तुझसे तो सब्र ना हुआ। अरे मैं कहती हूं, जब इतने सालों से औरत के साथ को मना करता रहा तो अभी ऐसी क्या हड़बड़ी मच गई थी तुझे? और वो कोई खेली खाई औरत ना थी जो तेरी बातें बर्दाश्त कर जाती। जवान गरम खून था उसका, निकल गई। इसलिए अब लकीर पीटने से अच्छा है ये सोच कि गांव पंचायत में इज्जत डूबने से कैसे बचाई जाए। कोई भी जुगत लगा, ये बात सब जगह फैलने से पहले लाली घर में होनी चाहिए। नंदराय अम्मा के ताने उल्हाने सुनकर तिलमिला तो गया, लेकिन उसे भी अम्मा की बात सही लगी कि अभी कुछ भी करने से ज्यादा जरूरी ये है कि लाली को वापस घर लाया जाए। वो तेज तेज चलते हुए अपने कमरे में पहुंचा। सबसे पहले तो ये पता लगाना होगा कि आखिर वो अपने कौन से यार के पास भाग कर गई है। कहते हुए उसने अपनी पगड़ी और कुर्ता लिया और सीधा अपने एक दोस्त भोला ठाकुर के घर के लिए निकल गया। भोला ठाकुर नंदराय का पुराना दोस्त था, जो उसके कर्जे की उगाही वगैरह वाले काम में अपने लठैतों से उसकी मदद करवाया करता था। हालांकि उसे मालूम था कि वहां पहुंचते पहुंचते उसे शाम हो जाएगी, मगर लाली को ढूंढने में वो अपने आसपास से किसी की मदद नहीं ले सकता था, क्योंकि अगर उसके भाग जाने की बात गांव में किसी को भी पता चल जाती तो नंदराय के खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाती। शाम होने से पहले नंदराय सीधा गांव के जाने माने दबंग भोला ठाकुर के घर जा पहुंचा। भोला ने अपने पुराने दोस्त को इस वक्त सामने देखकर हैरानी से कहा, सब कुशल मंगल तो है नंदराय, तू यहां इस वक्त? कहते हुए उसने पास ही रखी कुर्सी पर नंदराय को बैठने का इशारा किया। नंदराय ने बैठते हुए कहा, बात ही कुछ ऐसी थी भोला, एक काम सौंपना था तुझे, मगर बस किसी और को इसकी खबर ना हो। भोला ने अपने दोस्त को इतना परेशान देखकर कहा, तू तो बस हुक्म कर नंदराय। आज तक कोई ऐसा काम हुआ है जो मैंने तेरी मर्जी के हिसाब से ना किया हो? सो तो है भोला, मगर अब की यूं समझ ले कि यह काम सिर्फ काम नहीं बल्कि तेरे दोस्त की मूंछ का सवाल है। उस उल्टा ने तो मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। तू बस किसी तरह उसे ढूंढ निकाल। मुझे वो बदचलन लड़की वापस अपने घर में चाहिए। नंदराय का गुस्सा ऐसा लग रहा था जैसे अभी अगर लाली उसके सामने आ पड़ जाती तो वहीं उसकी बोटी बोटी अलग कर डालता। उसकी बोली सुनकर भोला को भी ये अंदाजा लग चुका था कि नंदराय अपनी नई नवेली पत्नी के बारे में बात कर रहा है। उसने चौंकते हुए पूछा, क्या वो लड़की भाग गई? अरे हमें तो पहले ही दिन लग गया था ये ना टिकने वाली तेरे साथ। उसकी अकड़ तो उसके चेहरे से टपकती थी। अच्छा ये बता, किसी के साथ भागी है या फिर अकेले ही? ऐसे अकेले भागने वाली तो उम्र ना थी उसकी। भोला ने टोह लेते हुए पूछा, जबकि इधर नंदराय उसका सवाल सुनकर सोच में पड़ गया। फिर मन ही मन कुछ फैसला लेते हुए बोला, मुझे नहीं लगता कि वो किसी के साथ भागी है। साली सुबह से गायब है, रात से मुझे कुछ पता नहीं। अब तक अगर इस गांव तो क्या आसपास के गांव का भी लड़का साथ लेकर भागी होती तो उसकी भी तलाश होने लगती ना।
और मुझे ऐसी कोई खबर नहीं मिली है। अच्छा, हो सकता है किसी से पुराना याराना होगा। खैर, ये सब छोड़। तू मुझे ये बता कि मुझे क्या करना होगा। तू सबसे पहले स्टेशन और बस अड्डे पर पता कर, इस हुलिये की कोई औरत देखी क्या किसी ने। ऐसा है कि गांव से अकेले कितनी औरतें सफर करती हैं, इसलिए जिसने भी टिकट दिया होगा उसे लाली के बारे में कुछ ना कुछ याद तो होगा ही। बाकी खर्चे की चिंता मत करना। नंदराय ने धीमी आवाज में कहा और जेब से लाली की ब्याह वाली तस्वीर और हुलिये वाला ब्यौरा भोला के हाथों में रख दिया। भोला वो फोटो गौर से देखने लगा। नंदराय ने लाली की तस्वीर देखकर उसकी आंखों में उभर आने वाली चमक को साफ पहचान लिया था, जबकि भोला उस फोटो को देखते हुए लाली के यौवन और रूप में जैसे खो सा गया था। इतनी सुंदर छोरी भला नंदराय जैसे बुड्ढे के पास रहती भी क्यों, उसने मन मसोसते हुए सोचा। नंदराय ने जब देखा कि भोला लाली की फोटो से नजरें ही नहीं हटा रहा, तो फिर उसने हल्के से अपना गला साफ करते हुए कहा, काम तो हो जाएगा ना भोला। अपनी ही सोच में गुम भोला ने हड़बड़ाते हुए जवाब दिया, अरे कैसी बातें कर रहे हो नंदराय, आज तक भला कोई ऐसा काम हुआ है जो तुमने मुझे सौंपा हो और मैंने उसे पूरा ना किया हो। तुम चिंता मत करो, मैं अभी के अभी अपने आदमियों को काम पे लगा देता हूं। ये छोरी जहां भी छुपी हो ढूंढ कर तुम्हारे पैरों में ना लपटका तो मेरा नाम भी भोला ठाकुर नहीं। कहते हुए भोला ने अपनी मूंछों को ताव दिया। भोला ठाकुर को लाली को ढूंढने का काम सौंपकर नंदराय वापस घर चला आया था। उसे आते आते लगभग रात हो चुकी थी, लेकिन उसको किसी भी पल चैन नहीं था। आखिर गई कहां होगी साली, कोई ना कोई सुराग तो छोड़ा होगा उसने, मैं देखता हूं। कहते हुए नंदराय ने अलमारी खोली और वहां का हर एक सामान निकाल निकाल कर कोई सुराग ढूंढने की कोशिश करने लगा। फिर उसका ध्यान गहनों पर गया। उसने अलमारी में अंदर वाले हिस्से में बने लॉकर को जल्दी से खोला। कहीं सब गहने नकदी भी तो नहीं ले गई साथ में, उसने बड़बड़ाते हुए जैसे खुद से ही कहा। तब तक खाने के लिए बुलाने को अम्मा भी उसके कमरे के दरवाजे पर आ पहुंची थी। नंदराय को यूं लॉकर खोलकर देखते हुए अम्मा का भी जी थक सा रह गया। उन्होंने अंदर आते हुए कहा, हे भगवान, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। लेकिन नंदराय ने जब गहने वाला छोटा सा बक्सा निकाल कर देखा तो वहां सारे गहने जस के तस पड़े थे। साथ ही जो नकदी थे वो भी पूरी की पूरी रखी थी। नंदराय ने बिना कुछ कहे अम्मा की तरफ उस बक्से को खोलकर रख दिया। अम्मा ने एक सुकून की सांस लेते हुए कहा, भगवान का लाख लाख शुक्र है, करमजली ने गहने वगैरह नहीं छुए, वरना हम तो हर तरह से बर्बाद हो गए होते। नंदराय ने अम्मा की बात पर कुछ भी नहीं कहा, बस दोबारा से बॉक्स वापस लॉकर में रखकर जैसे ही अलमारी के दूसरे खाने की तरफ हाथ बढ़ाना चाहा था तो उसके हाथ से लगकर लॉकर के अंदर रखे कुछ कागज नीचे गिर गए। नंदराय कुछ चौंकते हुए नीचे झुका और उन कागजों को उठाते हुए बोला, ये कैसे कागज हैं? उधर हॉस्टल के इलाके में घूमते हुए आते जाते लड़कों की नजरें लाली पर ही टिकी हुई थीं। कईयों ने तो अपने साथ चल रहे दूसरे लड़कों के साथ मिलकर भद्दी भद्दी बातें भी कह दी थीं। लेकिन हाथ में अपना बैग उठाए भूखी प्यासी लाली ने उसी इलाके में घूमते हुए सुबह से शाम गुजार दी थी। इस दौरान कोई उसे दया की नजरों से देख रहा था तो कोई गंदी नजरों से। जवान खूबसूरत कम उम्र की लड़की अगर यूं ही शाम ढले अकेली दिख जाए तो भला कौन सा मर्द होगा जिसका दिल उसकी ओर झुकाव महसूस न करे। लाली ने नजरें झुकाए हुए दिल ही दिल में कहा, हे भगवान, अब तो रात भी घिर आई, नरेन का कहीं कोई अता पता ही नहीं, और उस पर यहाँ के लोगों की नजरें। मुझे अब यहां से निकलना ही होगा, वरना इन लोगों की भेड़ियों की तरह घूरती हुई आंखें
मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होगी। अब लाली के सामने एक बहुत बड़ा सवाल मुंह बाए खड़ा था। अब क्या करूंगी मैं? 2 जोड़ी कपड़ों और कुछ पैसों के अलावा अब उसके पास कुछ भी तो नहीं था। बेआस बेसहारा सी लाली अब अनजान शहर में कहां जा सकती थी। भूख और नींद के मारे उसकी हालत खराब हो रही थी। चलते चलते अचानक से उसे चक्कर सा आने लगा। वो वहीं चकरा कर फुटपाथ पर बैठ गई। अपनी बेबसी पर लाली की आंखें भर आई थीं। तभी उसे अपने कंधे पर पीछे से एक हाथ महसूस हुआ और आवाज आई, वो नहीं आएगा, तू यहीं भटक भटक कर मर जाएगी। लाली चौंक कर पीछे पलटी तो उसके सामने उजड़े और बिखरे बालों वाली एक बूढ़ी औरत थी। लाली ने घबराते हुए अटक अटक कर पूछा, कौन नहीं आएगा? बूढ़ी माई ने हंसते हुए कहा, सोहन, मेरा बेटा सोहन। नहीं आया ना अब तक? तूने देखा क्या उसको कहीं? बूढ़ी माई की बात सुनकर लाली समझ गई कि वो कोई पागल औरत है। लाली ने अपना बैग उठाया और वहां से चलने को हुई, लेकिन अचानक से उस पागल औरत ने उसका हाथ पकड़कर कहा, इतनी रात गए कहाँ जा रही है? वो लोग तुझे नहीं छोड़ेंगे। मैं पागल नहीं हूं, डर मत मुझसे। लाली ने भी जब उस माई के कहने पर आसमान की तरफ देखा तो एक पल को डर सी गई। वाकई इस वक्त कहीं भी निकलना खतरे से खाली नहीं था। बाहर कोई भेड़िया टकराए उससे बेहतर है कि मैं ये रात यहीं इस पागल माई के पास गुजार दूं। तब तक वो पागल औरत बड़बड़ाती हुई वहीं लगे मैले से बिस्तर पर सो चुकी थी। लाली ने एक नजर उस बूढ़ी माई को देखा और कुछ कहे बगैर वहीं उसके पास एक कोने में लेट गई। न जाने वो कौन सा पहर था जब किसी की आहट पाकर लाली की आंख खुल गई। वो नींदी आंखों से उसने देखा कि नंदराय आग उगलती नजरों से उसकी तरफ देखे जा रहा है। वो जब तक कुछ कह पाती तब तक नंदराय ने हाथ में पकड़ा गड़ासा उठाया और उस पर एक मजबूत वार कर दिया। लाली एकदम से चीख कर उठ बैठी। उसने घबराकर आसपास देखा तो वहां कोई नहीं था। माथे पर उभर आई पसीनों की बूंदों को हथेली से पहुंचते हुए उसने गहरी सांस ली और बुदबुदाई, हे भगवान, कितना भयानक सपना था। उसके पीछे से बूढ़ी माई की आवाज आई, कोई सपना देखा क्या? कहते हैं सुबह का सपना जरूर पूरा होता है।